बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल शाम की चाय। शाम की चाय में ताहिर जावेद मुग़ल साहब की लिखी गई जुर्म सज़ा की कहानी अलाओ आग अंगारे जारी है। आज जिस कहानी का इंतखाब हमने किया है उसका उन्वान है सीता, सेठ और कामिनी। तो आइए शुरू करते हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक और सनसनीखेज़ आपबीती। इन दिनों मैं जनूबी इलाके के थाने में तैनात था। एक रात में अभी घर में खाना खाकर बैठा ही था कि दरवाजे पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। उन दिनों गाड़ियाँ शाज़ो नादिर ही होती थीं। किसी गाड़ी की आमद पर मेरा चौंकना लाजिम था। हस्बे तवक्को ज़रा देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ से मैं समझ गया कि ये कोई औरत है। मेरी बीवी सहन में थी। मेरे उठने से पहले ही वो दरवाजे पर पहुंच गई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवां साल लड़की खड़ी नजर आई। लड़की अपने लिबास से तालीम याफ्ता और मुतमव्वल ख़ानदान से लगती थी। उसने एक खूबसूरत चादर लपेट रखी थी और उसके लंबे स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मेरी बीवी ने दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। सहन में रोशनी थी। मैंने लड़की का चेहरा गौर से देखा। उसकी उम्र बमुश्किल 20-22 साल की होगी। रोशन आँखों वाली वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं पहली नज़र में ही भांप गया कि वह कोई गंभीर मसला लेकर मेरे पास आई है। अंदर दाखिल होकर उसने मुझे नमस्ते किया। मेरी बीवी ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वो ज़रा झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, बीबी कहाँ से आई हो? उसके जवाब देने से पहले ही मेरी बीवी बोल पड़ी, ये बेचारी सुबह भी आई थी, मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। बड़ी अच्छी लड़की है। ये लोग यहीं अमृतसर में रहते हैं। हाँ बीबी बताओ, क्या मसला है तुम्हारा? मैंने लड़की से पूछा। जवाब देने की बजाय उसने चादर के पल्लू से आंसू पूंछने शुरू कर दिए। मेरी बीवी मेरे पास बैठते हुए बोली, इसका वालिद लकड़ी का एक बड़ा ताजिर है, अच्छे खाते पीते लोग हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने इसके वालिद को अगवा कर लिया है। तब सारा वाक़या मुझे याद आ गया। करीबन 10 रोज़ पहले अमृतसर का एक मारूफ कारोबारी शख्स कन्हैया लाल अगवा हो गया था। कबायली इलाके के कुछ लोगों से इसका लेन देन का झगड़ा चल रहा था। वही लोग उसे उठाकर अपने इलाके में ले गए थे। वाक़यात के मुताबिक चंद रोज़ पहले कुछ पठान कन्हैया लाल के पास आए थे। वो 2 दिन अमृतसर में इसके पास रहे। बाद में उन्होंने कहा कि वो उसे पेशावर के एक शख्स से भारी रकम सूद पर लेकर दे सकते हैं। कारोबार की हालत ठीक करने के लिए कन्हैया लाल को रकम की अशद ज़रूरत थी। वो उनके चकमे में आ गया। जो वो लोग उसे वरगला कर ले गए। कन्हैया लाल के मैनेजर ने थाने में जो इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसमें 3 अफराद गुलरेज़ खान, हबीब गुल और खनाब गुल के नाम दर्ज कराए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये लोग कन्हैया लाल को उसकी गाड़ी और ड्राइवर समेत अगवा करके ले गए हैं। 5वें रोज़ कन्हैया लाल का ड्राइवर वापस अमृतसर आ गया था। उसने बताया कि सेठ साहिब को वो लोग कबायली इलाके में ले गए हैं। पहले इन्हें पेशावर से आगे कोहाट ले जाया गया था। वहाँ एक दिन रखने के बाद वो लोग इन्हें बरास्ता सड़क कुरम एजेंसी में ले गए हैं, जहाँ पहुँचकर ड्राइवर को छोड़ दिया गया ताकि वो वापस पहुँचकर कन्हैया लाल के लवाहकीन को इत्तला दे सके। उन्होंने सेठ की वापसी के लिए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया था। 20 लाख रुपए इन दिनों बहुत बड़ी रकम थी और अगवा करने वालों के मुताबिक ये रकम कन्हैया लाल के ज़िम्मे वाजिबुल इलाज थी। इससे पहले एक पुलिस पार्टी सूबा सरहद रवाना की जा चुकी थी, लेकिन मैं इसकी तरफ से अभी तक कोई हौसला अफजा रिपोर्ट हासिल नहीं कर सका था। इब्तदा में इन लोगों ने मुकामी हुक्काम के ज़रिए अगवा करने वालों से कुछ बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत के नतीजे में हालात सुलझने की बजाय और पेचीदा हो गए थे। ये सारे के सारे वाक़यात चंद सानियों में मेरी निगाहों के सामने से गुजर गए। मैंने अपने सामने कुर्सी पर बैठी मग़मूम सूरत लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मेरी निगाहों का मफ़हूम समझते हुए वो बोली, मैं उनकी अकलौती औलाद हूँ। मेरे पिता को आप लोग कब वापस लाएंगे? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। वो फिर हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुलाजिम को चाय वगैरह का कहे। फिर मैं लड़की को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। वो रो रो कर हलकान हो रही थी।
इसका ख्याल था कि अगर जल्द ही उसके पिता को छुड़ा ना लिया गया तो वो लोग इन्हें हलाक कर देंगे। इसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करती है और उसकी जुदाई बुरी तरह महसूस कर रही है। वो ब्राह्मण ख़ानदान की एक सुलझी हुई ज़हीन लड़की थी। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से इसने हाल ही में BA किया था। इसकी माँ फौत हो चुकी थी और अब इसका सब कुछ इसका बाप था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, न जाने लोग मालो ज़र के ताक़ुब में इतनी दूर क्यों निकल जाते हैं कि उनकी अजीज़ तरीन हस्तियाँ भी उनकी सूरत को तरस जाती हैं। लड़की का नाम शीला था। वो करीबन 1 घंटा हम मियाँ बीवी के पास बैठी रही। वो इससे पहले केसों के सिलसिले में मेरा नाम सुन चुकी थी और गायबाना तौर पर मुझसे मुतासिर नज़र आती थी। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि जैसे वो मुझे कोई जिन्नाती किस्म की चीज़ समझ रही है कि उधर मैंने उसकी मदद की हामी भरी और उधर उसका बाप दुश्मनों के चुंगल से आज़ाद होकर उसके सामने आ मौजूद हुआ। वो बार बार कह रही थी, अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरे पिता को वापस ला सकते हैं। न जाने किसने इसके जहन में ये बात बिठा दी थी। बहरहाल मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसके मासूमाना एतबार को ठेस पहुंचा सकता। यूं भी ये मेरे इलाके का केस था। मैंने इससे वादा किया कि मैं उसके वालिद की बरामदगी की पूरी कोशिश करूंगा। अगला दिन मैंने इब्तदाई तैयारी में गुजारा। मैंने एक तफ्तीशी पार्टी लेकर खुद सुबह सरहद जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मेरा मुखबर बिलाल शाह इस केस में खासी सरगर्मी का मुजाहरा कर रहा था। उसकी गैर मामूली दिलचस्पी मेरे लिए हैरत का बाइस थी, लेकिन जल्द ही मुझे पता चल गया कि दरअसल बिलाल शाह सीता और उसके पिता को अच्छी तरह जानता है। वो किसी वक्त सेठ कन्हैया लाल के लिए काम करता था। उसकी इस किस्म की हरकतों का मुझे इल्म था। वो पार्ट टाइम रिकवरी मैनेजर का काम भी करता था। किसी न किसी कारोबारी शख्स के साथ मुंसलिक होकर वो उधार वगैरह की किस्तें वसूल करता था। इस काम के एवज़ कभी उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और कभी सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही हिस्से में आता था। दरअसल उसी ने सीता को मेरे बारे में बताया था और उसे यहाँ भेजा था। बहरहाल अगले दिन मैं तफ्तीशी पार्टी के साथ बजरिया ट्रेन पेशावर रवाना हुआ। पेशावर से बस के ज़रिए हम कोहाट पहुँचे। पहले आने वाली तफ्तीशी पार्टी का इंचार्ज इंस्पेक्टर शुजा था। इंस्पेक्टर शुजा की कारकर्दगी खासी नाकिस रही थी। पिछले 4-5 दिन से ये लोग सैर सपाटे और ताश खेलने में मसरूफ़ थे। मैं कोहाट पहुँचते ही मुकामी हुक्काम से मिला। कोई 1 घंटे के तबादला ख्याल और दोपहर के खाने के बाद हम टेल शहर रवाना हो गए। टेल में अगले रोज़ दोपहर तक भागम दौड़ जारी रही। तीसरे पहर हम पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए अगवा कनिंदगान से रब्ता कायम करने में कामयाब हो गए। वो लोग सेठ को पारा चिनार के एक निवाही गांव में ले गए थे। मुकामी पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तनाज़ा हल करने के लिए कन्हैया लाल को मुकामी पुलिस की तहवील में दे दिया जाए। मुलजिम पार्टी इस तजवीज़ पर किसी सूरत रज़ामंद नहीं हो रही थी। इनका कहना था कि महबूस को पुलिस की तहवील में देने से पेशतर दूसरी शराइत तय की जाएँ। मुलजिमों ने सेठ के अगवा से कबल खासी मनसूबाबंदी की थी। उन्होंने अपने बाल बच्चों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने दिफा का भी माकूल इंतज़ाम कर रखा था। दरअसल सेठ कन्हैया लाल के ज़िम्मे जो रकम थी उसमें कई अफराद शरीक थे। अगवा के बड़े 3 मुलजिमों का सेठ से बराह रास्त ताल्लुक़ था। ये तीनों अफराद न सिर्फ ख़ुद उधार पर बहुत सी लकड़ी कन्हैया लाल को दे चुके थे, बल्कि कई दूसरे लोगों की रकम भी इस काम में फंसवा चुके थे। अब ये सब अफराद, जिनकी तादाद 10-15 से ज़्यादा थी, मुकामी पुलिस के ख़िलाफ़ सफारा हो गए थे। एक मुकामी मुखबर ने इत्तला दी थी कि इन लोगों ने एक किला नुमा हवेली के अंदर मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी है। हमने कोशिश की कि मुकामी अंग्रेज़ कमिश्नर इस मामले में मुदाखलत करे। कमिश्नर ये बात समझता था कि मामला नहायत गंभीर है और फ़िरका वाराना रंग इख्तियार कर सकता है। इसने ज़ाती तौर पर मसले को सुलझाने की कोशिश की। अगवा कुनिंदगान के 3 नुमाइंदों ने पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए मुकामी हुक्काम से मुलाकात की। सेठ की नुमाइंदगी उसके एक भाई और मैनेजर ने की। 2 दिन की गुफ्तो-शनीद के बाद ये बात तय पाई, सेठ कन्हैया लाल 4 लाख रुपए फिलफौर अदा करेगा। बाकी रकम 2-2 लाख रुपए की किस्तों में 8 माह के अंदर अदा की जाएगी। अगर सेठ किस्त की अदायगी में ताख़ीर करेगा तो इसे मुकर्रर करदा शरह के मुताबिक हर्जाना देना होगा। सेठ को कमिश्नर की जिम्मेदारी पर रिहा किया जाएगा। अगर सेठ रकम देने से इनकारी होगा तो मुकामी हुक्काम हर तरह से इसके ज़िम्मेदार होंगे। तमाम बातें तकरीबन
तय पा चुकी थी, लेकिन एक वाक़ये की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया। मुज़ाकरात में शरीक होने वाले पुलिस ऑफिसर्स में एक हिंदू डीएसपी भी शामिल था। बातों बातों में उसने कबायली पठानों से कह दिया कि तुम लोग यूं तो तस्बीह फेरते रहते हो, लेकिन जब बात पैसे की आए तो धर्म वरम सब बेच देते हो। पठानों में गुलरेज खान नामी एक शख्स नहायत जोशीला था। उसने हिंदू डीएसपी को तुर्की बतुर्की जवाब दिया। इससे पहले के दूसरे अरकान मामले को संभालते हिंदू डीएसपी ने गुलरेज खान को थप्पड़ मार दिया। गुलरेज खान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर खंजर निकाला और डीएसपी पर हमलावर हो गया। पलक झपकने में मुज़ाकरात की मेज़ मैदान जंग बन गई। गुलरेज खान को तो पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी दो कबायली अफराद अफरा तफरी में फरार हो गए। हिंदू डीएसपी के शाने पर खंजर का गहरा जख्म आया था। वो बेहोश हो गया और उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। मुज़ाकरात कामयाबी के करीब पहुंचकर बुरी तरह नाकाम हो गए थे। अब कन्हैया लाल की ज़िंदगी ख़तरे में थी। ऐन मुमकिन था कि कबायली तैश में आकर उसे हलाक कर देते। मेरी निगाहों में इसकी मासूम बेटी का चेहरा घूम रहा था। उसने जिस तरह मुझ पर एतमाद का इजहार किया था, इसका तकाजा था कि मैं फौरी तौर पर कुछ करूं। जहां मजहब, बरादरी या कौम का सवाल नहीं था, एक इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में थी और कानून का मुहाफ़िज़ होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि इसकी जान बचाने की कोशिश करूं। कबायली फ़रार हो गए थे और बराह रास्त कार्रवाई ज़रूरी हो चुकी थी। मैंने अपने साथी ऑफिसर से मशवरा किया और फौरी तौर पर छापे का मंसूबा बनाया। कुछ साथियों का ख्याल था कि गुलरेज खान पर सख्ती करके मुलज़िमों के ठिकाने के बारे में मालूमात हासिल की जाएं, लेकिन मैं गुलरेज खान के तेवर देख चुका था। मुझे यकीन था कि इस शख्स से कुछ उगलवाने की कोशिश वक्त ज़ाया करने वाली बात है। बहरहाल एसपी साहब के हुक्म के मुताबिक गुलरेज खान पर 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। 2 घंटे में वो 3 दफ़ा बेहोश हुआ, लेकिन इसने हिंदू डीएसपी को गालियां देने के सिवा ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मैंने बहुत कम लोगों को इस कदर सख्त जान देखा है। शाम को जब हमारी छापामार पार्टी रवाना होने वाली थी, कमिश्नर की तरफ से मुकामी एसपी को ख़ास तौर पर इस बात की हिदायत की गई कि वो ख़ुद छापे की क़यादत करें। लिहाजा एसपी की निगरानी में हम इशा से कुछ देर पहले इस गांव के निवाह में पहुंच गए, जहां सेठ कन्हैया लाल को महबूस किया गया था। पुलिस पार्टी ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो आम आबादी से हटकर था। ये एक वसी और अरीज चटियल मैदान था। दूर दूर तक छुपने की कोई जगह नज़र नहीं आती थी। मुखबरों ने मुलज़िमों के ठिकाने की निशानदेही की। गांव की बैरूनी हदूद के साथ एक बहुत बड़ा मकान नज़र आ रहा था। एक बड़े अहाते के गिर्द मट्टी की ऊंची दीवार बनाई गई थी। दीवार का जो हिस्सा नज़र आ रहा था, इसके दोनों सिरों पर 2 ऊंची बुर्जियां बनी हुई थीं। ऐसी बुर्जियां इन इलाकों में आम देखने में आती हैं। बुर्जियों पर पहरेदारों की मौजूदगी लाजमी थी। एसपी साहब ने मुझे एक सिपाही के साथ आगे भेजा ताकि मैं मकान का करीब से जायज़ा ले सकूं। मैं सिपाही के साथ रेंगता हुआ कोई 100 गज़ आगे गया। वहाँ से बुर्जियों में हरकत करने वाले हयूले साफ नज़र आ रहे थे। हवेली के अकलौते दरवाजे पर भी मुसल्लह अफराद पहरा दे रहे थे। लगता था कबायली हालात को समझ रहे हैं और किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद हैं। सूरत हाल हौसला शिकन थी। वापस जाकर मैंने एसपी साहब से तमाम माजरा बयान किया। बराह रास्त कार्रवाई के लिए सूरत हाल किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं थी, ख़ास तौर पर इस सूरत में कि जिस शख्स की जान बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था वो मकान के अंदर मौजूद था। एसपी साहब सोच में डूब गए। मैंने अपनी तजवीज़ पर पेश करने के लिए मौका मुनासिब जाना। मैंने कहा, एसपी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अकेला हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। मैंने इन्हें बताया कि मैंने एक छोटी सी बरसाती नाली देखी है जो बिल्कुल खुश्क है। मैं उसके अंदर घुसता हुआ हवेली की बैरूनी दीवार तक पहुँच सकता हूँ। इस मंसूबे में ख़तरा ज़रूर था, लेकिन चूँकि मैं ख़ुद पेशकश कर रहा था, इसलिए एसपी साहब ने थोड़ी सी सोच विचार के बाद इजाज़त दे दी। यहाँ मैं ये बता दूँ कि हवेली की दूसरी तरफ से रेड करने का ख्याल आला सतही मीटिंग में मुतफ़िक़ा तौर पर रद्द कर दिया गया था। चूँकि इस तरफ आबादी थी, इसलिए मुलज़िमों का होशियार हो जाना यकीनी था, और इनके होशियार होने का मतलब था कन्हैया लाल की मौत। एसपी साहब ने एक मुकामी एएसआई को मेरे साथ भेजने का फ़ैसला किया। चूँकि वो अच्छी तरह उर्दू नहीं समझता था, इसलिए मैंने अपनी तफ्तीशी पार्टी के सबसे सरगर्म रुकन यानी बिलाल शाह को साथ ले जाने का फ़ैसला किया। बिलाल शाह के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और उसकी सरगर्मी मांद पड़ती महसूस हुई।
लेकिन फिर इसने खुद को तैयार कर लिया। हम दोनों तारीकी में रेंगते रेंगते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। प्रोग्राम ये तय पाया था कि हवेली के अंदर मैं अकेला जाऊंगा। अंदर घुसने के बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि इंतहाई खामोशी से सेठ को लेकर अहाते के अंदर ही कहीं रूपोश हो जाऊं। रूपोश होने की सूरत में मैं हवाई फायर करूंगा और इसके साथ ही छापा मार पार्टी हरकत में आ जाएगी। अगर ये सूरत मुमकिन ना हुई तो मैं सेठ के साथ हवेली से निकलने की कोशिश करूंगा। इस सूरत में मैं यके बाद दीगरे 3 फायर करूंगा। पुलिस पार्टी पूरी शिद्दत से बुर्जियों पर फायर खोल देगी और मैं सेठ के साथ भागता हुआ महफूज दूरी तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन इन दोनों सूरतों के अलावा भी बहुत सी सूरतें हमारी आंखों के सामने घूम रही थीं, जिसके नतीजे में एसपी समेत तमाम अफराद के चेहरे फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे। बहरहाल मैं अपने तौर पर फ़ख्र महसूस कर रहा था कि मैं एक दूसरे सूबे की पुलिस के सामने पंजाब पुलिस की अच्छी मिसाल पेश कर रहा हूँ। मैं बिलाल शाह के साथ रेंगता हुआ बरसाती नाली के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। वहाँ से हवेली की बैरूनी दीवार कोई 100 गज़ के फासले पर थी। बरसाती नाले में कोहनियों के बल हमने अपने सब्र आज़मा सफ़र का आगाज़ किया। बिलाल शाह हाँप रहा था और बार बार अपना सर निकाल कर हवेली की तरफ देखता था। अब मालूम नहीं वो रास्ते की तवालत से खौफज़दा था या हवेली की कुर्बत से निहायत एहतियात से खिसकते हुए हम करीबन आध घंटे में बैरूनी दीवार तक पहुंच गए। दीवार यहाँ से कोई 10 फुट के फासले पर थी और बुर्जियाँ हमारी नज़रों से ओझल हो चुकी थीं। ये बड़ी अच्छी बात थी कि हवेली का मेन गेट भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बिलाल शाह का हाथ दबाया और उठ खड़ा हुआ। प्रोग्राम के मुताबिक अब बिलाल शाह का काम इतना था कि मैं उसके कंधों पर पाँव रख के दीवार के ऊपर चढ़ जाऊं। फिर बिलाल शाह को वहीं बरसाती नाले के अंदर लेटकर कार्रवाई ख़त्म होने का इंतज़ार करना था। मेरा इरादा था कि नागुज़ीर सूरत हाल ही में बिलाल शाह को मदद के लिए बुलाऊंगा। दीवार के पास पहुंचकर पता चला कि उसकी ऊंचाई मेरे अंदाजे से ज़्यादा है। बहरहाल करीब ही एक पत्थर पड़ा मिल गया। बिलाल शाह इसके ऊपर पाँव रख कर खड़ा हो सकता था। मैं बिलाल शाह के कंधे पर बैठा और वो गाड़ी के जैक की तरह आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। उसके कंधों पर पाँव रख के मैं भी खड़ा हो गया। मैंने हाथ ऊपर उठाया, लेकिन बिलाल शाह की तवील कामती के बावजूद दीवार का किनारा अब भी 1 फुट दूर था। बिलाल शाह ने कहा, खान साहब मेरे सर पर पाँव रख लें। इसके सिवा चारा भी नहीं था। जो ही मैंने बिलाल शाह के सर पर बूट जुमाए, उसके मुंह से निकला, ओ मैं मर गया। तब मुझे याद आया कि चंद दिन पहले बिलाल गौसल खाने में फिसल गया था और इसके सर पर 3 टांके लगे थे। बहरहाल इस वक्त ये सोचने का मौका नहीं था। मैं इतना ही खुदा का शुक्र अदा कर सकता था कि उसकी लाउड स्पीकर जैसी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। मेरा हाथ दीवार की मुंडेर पर पहुंच चुका था। अब अगले कदम के लिए मुकम्मल खुदा पर भरोसा करना था। दीवार के ऊपर से गुजरते हुए मैं बुर्जियों पर से नज़र आ सकता था। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर मैं दीवार के ऊपर आया और इस पर लेट कर दूसरी तरफ लटक गया। मुखबर की इत्तला के ऐन मुताबिक अहाते में कई जगह लकड़ी के ढेर नज़र आ रहे थे। मैं ज़मीन पर कूदा और भागता हुआ लकड़ी के एक ढेर में छुप गया। आसार बता रहे थे कि मैं पहरेदारों की नज़र से महफूज रहा हूँ। सांसें दुरुस्त करने के बाद मैंने रिवॉल्वर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता अहाते के आखिर में वाक़या इमारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यूँ लगता था कबाइलियों ने अपनी सारी तवज्जो हवेली से बाहर मरकूज़ कर रखी है। इमारत के सामने एक बड़ा बरामदा था। वहाँ 2 उम्र रसीदा शख्स चारपाइयों पर लेटे थे, शायद सो रहे थे। मैं दबे पाँव उनके करीब से गुजर गया। सामने एक कमरे में लालटेन की रोशनी हो रही थी। मैंने खिड़की से झांका। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं तो वो कन्हैया लाल ही था। वो एक चारपाई पर लेटा था। मैंने गौर किया तो पता चला कि वो जाग रहा है। उसके करीब ही एक नौजवान गोद में बंदूक रखे दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि काम इतना आसान साबित होगा। मैंने खिड़की में आकर सेठ को अपनी झलक दिखाई। वो पहले तो बुरी तरह चौंका, फिर सूरत हाल भांप गया। मैंने उसे इशारा किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाए। सेठ की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ के साए लहराए, फिर उसने खुद पर काबू पाया और दबे पाँव चलता हुआ बाहर आ गया। लेकिन ऐन इस वक्त ऊँघता हुआ नौजवान बेदार हो गया। मैंने जब उसकी तरफ देखा, वो 2 नाली बंदूक का रुख सेठ कन्हैया लाल की तरफ कर चुका था। इसकी आंखें बता रही थीं कि वो गोली चलाने ही वाला है। मैंने पिस्तौल का रुख इसकी पेशानी की तरफ किया। वो बिल्कुल नौजवान लड़का था। मसें भी पूरी तरह नहीं भीगी थी। इसके गले में तस्बीह झूल रही थी।
ये सारा मंजर सेकंड के 10वें हिस्से में मेरी आंखों के सामने कूदा। पिस्तौल की नाल खुद ब खुद झुक गई। मैंने इसकी पेशानी की बजाय इसके हाथों को निशाना बनाया। धमाका हुआ, बंदूक उसके हाथों में बुरी तरह डगमगाई। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैंने उसे छाप लिया। पिस्तौल का एक भरपूर दस्ता खाने के बाद वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। मेरे फायर के साथ ही हवेली से बाहर धमाकों की आवाज़ें आने लगी। पुलिस पार्टी ने हल्ला बोल दिया था। मैं और सेठ कमरे के दरमियान खड़े थे। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल थी। मैं सेठ को लेकर भागता हुआ बाहर निकला और लकड़ी के ढेर में छुप गया, लेकिन ये जगह किसी सूरत छुपने के लायक नहीं थी। ऐन इस वक्त मेरी आंखों के सामने 3-4 आदमी भागते हुए इस कमरे में दाखिल हुए जहां कुछ देर पहले सेठ मौजूद था। उनके हाथों में खंजर चमक रहे थे। ज़रा देर बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर निकले और सहन में कुछ तलाश करने लगे। मैं जानता था कि वो सेठ की तलाश में हैं। ऊपर से सितम यह हुआ कि भागने से सेठ कन्हैया लाल को खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। वो खांसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता था कि उसका दम उलट जाएगा। हवेली से भागो दौड़ो की आवाज़ें आ रही थीं और कबायली पुलिस के खिलाफ सफारा हो गए थे। खांसी की शिद्दत से सेठ का बुरा हाल था। ऐन उस वक्त जब सहन में सेठ को तलाश करने वाले हमारे बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे, हवेली से बाहर दस्ती बमों के 2 धमाके हुए और पुलिस दंदनाती हुई बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। सेठ को छुड़ा लिया गया। गुलरेज खान के अलावा हबीब गुल, खन्नाब गुल वगैरह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीता को इसका पिता मिल गया। अब दीवानी व फौजदारी का एक तवील चक्कर था और इसके बाद कोई फैसला होना था। एक लिहाज से ये केस ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरे नज़दीक केस अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ अर्सा पहले बिलाल शाह सेठ कन्हैया लाल के साथ रकूम की वसूली का काम कर चुका था। वो सेठ के बारे में बहुत सी अंदरूनी बातें जानता था। उसने सेठ का जो नक्शा मेरी आंखों के सामने खींचा था, वो मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। बिलाल शाह के मुताबिक सेठ कारोबारी जहन का एक दयानतदार आदमी था। यूं भी कुछ अर्सा पहले तक इसे कोई बुरी आदत नहीं थी। खर्चा नाम को था, आमदन बेशुमार, जो कमाता था वो बैंक बैलेंस का हिस्सा बन जाता था। बिलाल शाह के मुताबिक ज़ाहिरन उसे कारोबार में किसी किस्म का नुकसान भी नहीं हुआ था। फिर क्या बात थी जो वो इतना मकरूज़ हो गया था? बिलाल शाह का ख्याल था कि इस कर्ज़े के पीछे कोई ऐसा राज है जिससे सिर्फ सेठ और उसकी बेटी ही वाकिफ़ हैं। मैंने बाद की मुलाकातों में सीता को कुरेदने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता न चल सका। आखिर एक रोज़ मैंने लड़की से खुलकर बात की। मैंने उससे कहा, देखो सीता, तुम कहती हो कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और तहे दिल से आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन तुम अभी तक मुझे असल बात बताने से गुरेज कर रही हो। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की बरामदगी के लिए कितनी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि मेरी तमाम कुर्बानी रायगां चली जाएगी अगर मैं इस बात का खोज न लगा सका कि जिसने तुम्हारे पिता को करोड़पति से तकरीबन दिवालिया कर दिया है। जायदाद बिक रही है और तुम लोगों की माली हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिताजी बेतहाशा शराब पीने लगे हैं। वो पहले ही दिल के मरीज़ हैं। अगर सूरत हाल जूं की तूं रही तो बहुत जल्द। लड़की ने बेचैन होकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी जज्बाती तकरीर का मकसद भी यही था। ये मेरे थाने का केस था और मैं इसकी तमाम गुत्थियां सुलझाना चाहता था। सीता ने रोना शुरू कर दिया था और मुझे पता था अब वो 10 मिनट से पहले खामोश नहीं होगी। मैं सोफे पर बैठा सिगरेट पीता रहा। आखिर वो नॉर्मल हो गई। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं इन लोगों में काफ़ी घुल मिल गया था, लेकिन वो मुझे इंस्पेक्टर ही कहती थी। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि पिछले 1 साल में पिताजी बहुत तेज़ी से तब्दील हुए हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि वो परेशान रहते हैं, डॉक्टरों के मना करने के बावजूद कसरत से सिगरेट और शराब पीते हैं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं इन्हें समझाने में नाकाम रही हूँ। एक वक्त था जब वो मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात को पूरा करने के लिए हज़ारों रुपया लुटा देते थे, लेकिन अब वो बात बात पर मुझे झिड़क देते हैं। घर में भी उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर रह गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। सीता इस तरह जाहिर कर रही थी जैसे वो अपने पिता के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानती, और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी, लेकिन मैं इसकी आंखों में शक की एक मुबहम तहरीर देख चुका था और मेरा अंदाज़ा था कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसे वो छुपा रही है। शायद ख़ानदानी इज़्ज़त और वक़ार उसके आड़े आ रहा है। वो समझ रही है कि इस बात के अफशा से उसके पिता की आन पर हर्फ आएगा। बहरहाल सीता की शफाफ आंखों में अभी आंसू मौजूद थे और मैं समझ रहा था कि लोहा अभी ठंडा नहीं हुआ।
मैंने एक आखिरी ज़रब लगाते हुए कहा, अच्छा ठीक है सीता, एक लाताल्लुक आदमी से तुम अपने घरेलू हालात छुपाने का हक रखती हो। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के काम ना आ सका। तकलीफ़ की माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। मैंने अपनी टोपी उठाई और उठ खड़ा हुआ। मुझे यकीन था कि वो रोकेगी। मैं दरवाजे के करीब पहुँचा तो उसकी आवाज़ सुनाई दी, सुनिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने मुड़कर देखा, वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। उसके चेहरे पर शदीद हैजान के आसार नज़र आ रहे थे। शायद कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर मुलायमत से कहा, सीता देवी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, खैर ख्वाह हूँ। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। इतनी ही देर वो खाली नज़रों से कालीन को देखती रही, फिर बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक है कि पिताजी के बदले हुए रवैये और इनकी परेशानियों की वजह उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी है। उसका नाम कामिनी है। वो जवान और ख़ूबसूरत होने के अलावा बेहद आज़ाद ख्याल भी है। मुझे उसके चाल चलन पर शुबा है। दफ्तर के अलावा वो हमारे घर भी आती रहती है। मैं उसे कई दफ़ा पिताजी से तन्हाई में गुफ्तगू करते देख चुकी हूँ। मेरा ख्याल है उस जलील ने पिताजी को अपने हुस्न के जाल में फांस रखा है। उसने ये सब कुछ एक सांस में इस तरह बताया जैसे दिल से कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। मैं कुछ देर इसके पास बैठा रहा। मैंने इसे यकीन दिलाया कि अगर वो ताउन करती रही तो बहुत जल्द हम मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। दूसरे रोज़ मैंने एक ASI को कामिनी के बारे में छानबीन करने के लिए कहा। उसने उसी रोज़ शाम को मुझे रिपोर्ट दी। सीता के कहने के मुताबिक कामिनी की शोहरत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो शहर के एक फैशनेबल इलाके में अपनी माँ और 3 बहनों के साथ रहती थी। वो बहनों में सबसे बड़ी थी। बाप फौत हो चुका था, कोई भाई भी नहीं था। अब वही घर को चला रही थी। यह ख्याल किया जा सकता था कि कामिनी ने अपनी मुआशी हालत को सुधारने की गर्ज से सेठ पर डोरे डाले हों। इस रोज़ मैं सीता से मिलने घर गया। कोई 1 घंटे की मगजमारी के बाद मैंने उसे मजबूर कर लिया कि कामिनी की आमद पर वो छुपकर अपने पिता के साथ उसकी बातें सुने। तीसरे रोज़ सीता ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उसने बताया कि कल रात कामिनी आई थी। वो पिता के साथ इनके कमरे में कोई आध घंटा मौजूद रही। फिर उसने झिझकते हुए वो बातें बताईं जो उसने दरवाजे से कान लगाकर सुनी थी। इसने बताया कि वो पिता से कह रही थी कि सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है कन्हैया साहब, जोश की बजाय होश से काम लेने की ज़रूरत है। ठंडे दिमाग से सोचिए, आज अगर कोई खामोशी से शहर की दीवारों पर आपकी नेकनामी के इश्तहार लगा गया तो कल क्या हैसियत रहेगी। आपकी दौलत और जायदाद की सांस लेना दूभर हो जाएगा। आपको फिर शायद मौत भी आपके ख़ानदानी वक़ार को पनाह न दे सके। सीता ने चंद फिक्रे और भी सुने थे, लेकिन उनका मतलब वाज़ेह नहीं था। बहरहाल बात समझ में आ रही थी। सेठ कन्हैया लाल को ब्लैकमेल किया जा रहा था। किसी जज्बाती लम्हे की लर्जिश उसकी ज़िंदगी का रोग बन गई थी। यह भी मुमकिन था कि कामिनी सेठ को खुद से शादी पर मजबूर कर रही हो, जिसकी वजह से वो अपना जहनी सुकून गंवा बैठा हो। मैंने सीता की तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि आज पहली बार अपने पिता के बारे में इसका रवैया बदला हुआ नज़र आ रहा है। उसने कहा, जब कामिनी पिता से मिलने के बाद कमरे से बाहर निकली तो मैं खुद पर काबू न रख सकी। मैंने उसे सख्त बुरा भला कहा। मैंने कहा, तू औरत नहीं डायन है, एक इंसान को बर्बाद कर रही है, एक बेटी से उसका बाप छीन रही है। इतने में पिताजी भी कमरे से निकल आए। उन्होंने आते ही मुझे झिड़कियाँ देनी शुरू कर दी, बल्कि उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। सीता फिर सिसकियाँ लेकर रो रही थी। मज़ीद 10 मिनट ज़ाया करने की बजाय मैंने उठ जाना मुनासिब समझा। दोपहर के वक्त मैं थाने में बैठा इसी केस पर सोचो बचार कर रहा था। हालात इस बात की गवाही दे रहे थे कि कामिनी नामी ये लड़की सेठ की किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन लड़की पर हाथ डालने से पहले ये देखना ज़रूरी था कि वो अकेली ही ये खेल खेल रही है या उसके साथ कुछ और लोग भी मसरूफ़ हैं। मैं सीता से कुछ और मालूमात भी चाहता था। मैंने इसके घर टेलीफोन किया। एक नौकर ने बताया कि कल रात सीता और इसके बाप में फिर झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर अपनी नानी के यहाँ चली गई है। मामला गंभीर होता जा रहा था। मैंने फौरी तौर पर कुछ करने का फ़ैसला किया। मैंने एक ASI को भेजा और वो निहायत खामोशी से कामिनी को थाने ले आया। मैं जानता था ये एक ख़तरनाक काम है। अगर कामिनी के और साथी भी हैं और वो थाने में आकर भी इनके बारे में कुछ नहीं बताती तो ब्लैकमेलर अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए आज़ाद होंगे। मैंने पहले तो कामिनी से नरमी से पूछ-गुछ की, लेकिन वो एक गहरी लड़की दिखाई देती थी। उससे काम की कोई बात मालूम न हो सकी। मजबूरन
मैंने वो अंदाज़ इख्तियार किया जिसके बारे में मेरे साथी मजाकन कहा करते थे कि नवाज़ खान आँखों से लोगों की जान निकाल लेता है। मेरे कड़े तेवर देखकर वो सहम गई। मैंने उसे समझाया कि उसे निहायत खामोशी से थाने में लाया गया है और अगर मैं चाहूँ तो वो कभी इस चार दीवारी से बाहर की दुनिया में नहीं देख सकती। इसका रंग एकदम पीला पड़ गया। मैं इस किस्म की धमकी देना नहीं चाहता था, लेकिन फौरी नतीजा हासिल करने के लिए ये ज़रूरी था। वो बुरी तरह नर्वस हो चुकी थी। चंद मिनट में उसने सब कुछ बता दिया। उसने एक बिल्कुल नई कहानी सुनाई। इस कहानी से सेठ कन्हैया लाल की ज़िंदगी के एक दूसरे रुख पर रोशनी पड़ती थी। कामनी के मुताबिक सीता अपने कॉलेज के ज़माने में एक हादसे से दो चार होती थी। वो लाहौर में अपनी एक हिंदू सहेली के भाई और उसके दोस्तों के हाथों अपनी इज्जत गंवा बैठी थी। ये सब कुछ बड़े अजीब अंदाज से हुआ था। सीता अपनी सहेली के यहाँ गई, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका भाई घर में था। उसने सीता को इंतज़ार करने के लिए कहा और कोई नशा आवर मशरूब पिला दिया। बाद अज़ां अपने दोस्तों के हमराह उसने सीता पर मुजरिमाना हमले किए। इस इंसानियत सोज वाक़े की तस्वीरें खींची गईं। सीता की सहेली भी इस वाक़े में बराबर की शरीक थी। दरअसल ये लोग नहायत ख़तरनाक किस्म के ब्लैकमेलर थे। तस्वीरें हासिल करने के बाद उन्होंने सीता के वालिद से रब्ता कायम किया। वो जानते थे कि कन्हैया लाल अपनी बेटी को जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है और वो इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर किस्म की कुर्बानी देगा। उनके अंदाजे 100% दुरुस्त निकले। सेठ ने उनका मुंह बंद रखने के लिए बड़ी बड़ी रकूम देनी शुरू कर दी और ये सिलसिला अब तक जारी था और शायद सेठ की मुकम्मल बर्बादी तक जारी रहना था। मैं हैरानी से ये रुदात सुन रहा था। लेकिन मिस कामिनी, क्या सीता को इस बारे में कुछ खबर नहीं? कामिनी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, सीता की बेखबरी से ब्लैकमेलरों की होशियारी जाहिर हुई है। वो लोग जानते थे और मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि अगर वो शर्मनाक तस्वीरें सीता देख लेती तो एक लम्हे के लिए भी ज़िंदा रहना गवारा न करती। मैं इसका मिजाज अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सीता के मरने से ब्लैकमेलर उन लाखों रुपए से महरूम हो जाते जो वो सेठ से बटोर रहे हैं। उन्होंने सेठ साहब को सब कुछ बता दिया है, लेकिन इनकी बेटी को कुछ नहीं बताया। सेठ साहब को मालूम है कि सीता की ये तस्वीरें मदहोशी या बेहोशी की कैफियत में उतारी गई हैं। शायद अब सीता के जहन में इस वाक़े की धुंधली सी तस्वीर भी मौजूद ना हो, लेकिन अगर सेठ साहब उनके मुतालबात मानने से इनकार करेंगे तो उनकी ख़ानदानी इज़्ज़त का जनाजा तो निकलेगा ही, उनकी बेटी भी जान पर खेल जाएगी। मैंने कामिनी से पूछा, तुम्हारे अलावा और किस किस को इस बारे में मालूम है? वो बोली, इस मामले में सिर्फ मैं ही उनकी राजदार हूँ। वो भी इसलिए कि उनकी हर किस्म की डाक को पहले मैं खोलती हूँ। कुछ देर खामोश रहकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, सेठ साहब फितरी तौर पर एक शरीफुन नफ्स आदमी हैं। वो जिस अजाब से गुजर रहे हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ, या इसलिए उनकी दिलजोई के लिए मैं उनके पास आती जाती रहती हूँ। मैं इन्हें अपने पिता समान समझती हूँ। इस नए मोड़ के बाद हालात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुके थे। मैंने सेठ कन्हैया लाल को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया। मैं इससे मिला। वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़ा नज़र आ रहा था। एक बार तो मुझे भी इस पर तरस आ गया। ख़ानदानी वक़ार को बचाने के लिए और बेटी के मुस्तक़बिल की खातिर वो किस कदर मसाइब बर्दाश्त कर रहा था। एक तरफ उसे कर्ज ख्वाह खींच रहे थे और दूसरी तरफ ब्लैकमेलर। मैंने सेठ को इस बात का यकीन दिलाया कि उसकी आन पर हरफ नहीं आएगा। जो बातें राज हैं वो हमेशा राज रहेंगी। कबायली इलाके की कार्रवाई के दौरान वो मेरी सलाहियतों का मोतरफ हो चुका था। मेरी यकीन दहानी पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उठकर मेरे पाँव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने शानों से थामकर उसे उठा लिया। थोड़ी देर बाद कन्हैया लाल मुझे ब्लैकमेलरों के इस ग्रोह के बारे में मालूमात फराहम कर रहा था। ब्लैकमेलरों का ग्रोह दरअसल 4 दोस्तों पर मुश्तमिल था। इनका सरगना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाखलफ बेटा था। कुछ लोगों को उन्होंने ब्लैकमेलिंग के ज़रिए भी अपने साथ शामिल कर रखा था। लाहौर की हिंदू आबादी मॉडल टाउन के थाने के इंचार्ज के साथ मिलकर मैंने 1 हफ्ते तक सरगर्मी से छानबीन की। ब्लैकमेलरों के गिर्द घेरा मजबूत और तंग करने के बाद हमने भरपूर कार्रवाई का फ़ैसला किया। अगले रोज़ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 4 सरगनों समेत 28 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनमें से 8 अफराद को छानबीन के बाद छोड़ दिया गया, जबकि बाकी 20 अफराद के ख़िलाफ़ चालान की तैयारी शुरू कर दी गई। बड़ी बड़ी सिफारिशें आईं, लेकिन मैं आला अफसरों को पहले ही तैयार कर चुका था। कोई सिफारिश कबूल नहीं की गई। मैंने सेठ से जो वादा किया था उसे पूरा किया। सीता के मामले को बिल्कुल हज़फ कर दिया गया।
यूं भी मुलज़िमों के ख़िलाफ़ इतना मवाद इकट्ठा हो चुका था कि वो करार वाकई सज़ा से बच नहीं सकते थे। कई गुमशुदा मुकदमों की फ़ाइलें हरकत में आ गईं और कई हल तलब केस अपने अंजाम को पहुँचे। 4 बड़े मुजरमों में से 2 कत्ल के मुर्तकिब भी हो चुके थे। इन्हें फांसी की सज़ा हुई, जबकि 2 मुजरमों को उम्र कैद और शायद 8 को 10-10 साल कैद हुई। इस केस के हवाले से मुझे एक वाक़या ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। जिस रोज़ मैंने छापा मारा और मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया, इससे अगले रोज़ मैं मुजरमों से बरामद होने वाली अशिया का मुआयना कर रहा था और उनमें एक सफ़ेद लिफाफा भी था जिस पर मॉडल टाउन थाने के मुहर्रर ने लिख रखा था एस की तस्वीरें। मैंने इससे कहा था कि बाकी तमाम तस्वीरों में से ये तस्वीरें और नेगेटिव्स अलहदा लिफाफे में डाल देना। ये दरअसल सीता की तस्वीरें थीं। मैं किसी काम से उठकर कमरे से बाहर आ गया। जब 1 मिनट बाद वापस आया तो सीता कमरे में बैठी थी और लिफाफा इसके हाथ में था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं सर से पांव तक लरज़ गया, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि लड़की ने अभी लिफाफा खोला नहीं। मैंने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी और बातों में लगाकर लिफाफा इससे ले लिया। वो कामिनी के बारे पूछ रही थी। मैंने इस पूछताछ के लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। जल्द ही मैं उसे ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि कामिनी का इस मामले में कोई हाथ नहीं है और ये कि इसके पिता को कुछ कारोबारी परेशानियां थीं जो अब दूर हो गई हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसके पुराने पिता अब उसे वापस मिल जाएंगे। सीता के रुखसत होने के बाद मैं उठा और चलता हुआ आतिशदान के करीब पहुंचा। फिर मैंने बेपनाह नफ़रत से लिफाफे के टुकड़े टुकड़े करके आतिशदान में फेंक दिए। और यूँ नाजरीन, इंस्पेक्टर नवाज़ खान ने जुर्म की एक और भयानक दास्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।